नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में आज 13वें संसदीय चुनाव के लिए मतदान शुरू होते ही पूरे देश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया। जहां मतदाताओं को उम्मीद है कि नई सरकार बनने से उनकी मुश्किलें दूर होंगी, वहीं शेख हसीना की पार्टी की गैर मौजूदगी के बीच हो रहे यह चुनाव अन्य दलों को सत्ता का प्रबल दावेदार बनाए हुए हैं। इसलिए हर दल मतदान से पहले तक मतदाताओं को लुभाने का हर प्रयास करता रहा। यह चुनाव पिछले कई साल की राजनीतिक उथल पुथल, जन आंदोलन और सत्ता परिवर्तन के बाद कराया गया, इसलिए इसे देश के लोकतांत्रिक भविष्य की अहम परीक्षा माना जा रहा है। सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4:30 बजे तक चला और इसके तुरंत बाद मतगणना आरंभ होने की उम्मीद है। प्रारंभिक रुझान देर रात तक और स्पष्ट परिणाम अगले दिन सुबह तक सामने आ सकते हैं। देखा जाए तो यह चुनाव कई कारणों से अलग है। पहली बार लंबे समय तक सत्ता में रही अवामी लीग इस मुकाबले में शामिल नहीं है, क्योंकि उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। ऐसे में मुख्य मुकाबला अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और उसकी पूर्व सहयोगी जमात ए इस्लामी के बीच सिमट गया है। दोनों दल पहले साथ रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में आमने सामने हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। आज मतदान के दौरान अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अपनी बेटी के साथ ढाका के गुलशन इलाके में बने एक अस्थायी मतदान केंद्र पर वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने इसे राष्ट्र के लिए नया अवसर बताते हुए कहा कि आज का दिन एक नए बांग्लादेश के निर्माण का दिन हो सकता है। हम आपको याद दिला दें कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने करीब 18 महीने पहले सत्ता संभाली थी, जब व्यापक छात्र आंदोलन और जन प्रदर्शन के बाद तत्कालीन सरकार का पतन हुआ था। बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने भी ढाका में अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि जनता लंबे समय से स्वतंत्र और भरोसेमंद चुनाव का इंतजार कर रही थी। सत्ता में आने पर कानून व्यवस्था सुधारने, रोजगार बढ़ाने और संस्थाओं को मजबूत करने का वादा उन्होंने दोहराया। हम आपको बता दें कि कई साल विदेश में रहने के बाद रहमान ने इस चुनाव के जरिए सक्रिय राजनीति में अपनी मजबूत वापसी की कोशिश की है। दूसरी ओर जमात इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने मतदान के बाद कहा कि यदि चुनाव निष्पक्ष रहे तो उनकी पार्टी परिणाम स्वीकार करेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से सावधान रहने की अपील भी की और लोगों से शांति बनाए रखने को कहा। हालांकि उनकी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों ने कुछ केंद्रों पर गड़बड़ी के आरोप लगाए, जैसे बिना एजेंट की मौजूदगी में मतपत्र पर मुहर लगाना। Situation is not good enough because another free without polling agent in a separate room, someone is sealing the papers. It's totally disappointing and uncorrect. Everywhere I don't know. I have visited some places. So how hopeful the Jamaat Islami to winning this? Yeah, we were hopeful, but if this happens, how we can expect? If without polling agent, if it is sealed, so how we can hope? That's it. हम आपको बता दें कि बांग्लादेश के चुनाव आयोग के अनुसार देश भर में करीब 12.7 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जिनको 299 संसदीय सीटों पर मताधिकार का प्रयोग करना था। एक सीट पर मतदान टल गया। चुनाव के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कई मतदान केंद्रों को संवेदनशील या जोखिम वाले के रूप में चिन्हित किया गया। पुलिस और सेना के संयुक्त बल तैनात रहे। निगरानी के लिए ड्रोन, शरीर पर लगाए जाने वाले कैमरे और सीसीटीवी का उपयोग किया गया। इसके बावजूद कुछ स्थानों से हिंसा और हमले की खबरें सामने आईं। गोपालगंज और मुंशीगंज में मतदान केंद्रों के पास कच्चे बम फेंके जाने की घटनाएं सामने आईं, जिनमें कुछ लोग घायल हुए। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति काबू में करने की बात कही है। उधर मीडिया में चुनाव से पहले रिश्वत, मतपत्र की नकल बांटने और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें भी चली, जिसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक जगह चुनाव कवर कर रहे पत्रकार पर हमला होने की भी सूचना है। इन घटनाओं ने चुनाव की निष्पक्षता को लेकर चिंता बढ़ाई है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ढंग से कराया गया। हम आपको बता दें कि इस बार मतदान के साथ 84 सूत्री सुधार पैकेज पर जनमत संग्रह भी कराया गया। इसमें प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा, कार्यपालिका पर नियंत्रण और संस्थागत सुधार जैसे मुद्दे शामिल हैं। इससे चुनाव का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि मतदाता केवल प्रतिनिधि ही नहीं चुन रहे, बल्कि शासन व्यवस्था के ढांचे पर भी राय दे रहे हैं। उधर चुनाव से पहले अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर हिंदू समाज के खिलाफ हमलों की कुछ घटनाओं ने भी चिंता पैदा की है। 2 अलग अलग जिलों में 2 हिंदू पुरुषों की हत्या की खबरें आई हैं। अंतरिम सरकार ने कुछ पीड़ित परिवारों को आर्थिक और आवास सहायता देने की घोषणा की है।
बहरहाल विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव बांग्लादेश को स्थिरता, जवाबदेही और आर्थिक सुधार की दिशा दे सकता है यदि नई सरकार जन अपेक्षाओं पर खरी उतरती है। अब देश और दुनिया की नज़र इस बात पर है कि मतपेटी से निकला जनादेश बांग्लादेश की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है। खैर, आइए देखते हैं बांग्लादेश चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं पूर्व राजदूत सुरेंद्र कुमार। Well, this country with which we enjoy the longest border, 4,096 kilometers, we have border with 5 states, is very important for us. I think before this election, when Hasina came to India, otherwise he would have been perhaps killed there, atmosphere was full of violence, hatred, anti-India feeling, anti-Hasina feeling, and the students were really ruling the street. But slowly the climate changed. Now, Awami League certainly is not participating. It's a really pity that the party which has ruled 4 times is not in the fray. But we have to accept the reality. And we have BNP, you have a leader, Anwar, who has come, Rahman has come from outside. At least more educated, Western, liberal, perhaps more democratic people will feel more safer here. Other side, Jamaat Islami, which is a very orthodox party. It is supposed to have a lot of support from Pakistan, ISI, and believes in certain kind of things which are not necessarily more democratic. And we have seen in the last 2 months how many attacks have been mounted against Hindus, against Indians, others, which have been increasing in more brutal manner. So we find that this election will at least put this phase to an end and bring about elected government, which is much more responsible, much more address the problem which they have. Problem what? Unemployment, corruption, economic development, and what the youth people want. And the generation Z, which threw out Hasina, their problems will be addressed, and hopefully the elected government will be more alive to their expectations. And we are going to have a clear picture very soon, whoever comes to power. What do you think that how will be the foreign relations, especially Bangladesh's relationship with India? Bangladesh is very important for us. The Look East policy, Act West policy, what we call, is very much there. Now, we have been having enjoyed, after all, Bangladesh came into existence because of us. We are part of the birth of Bangladesh. We have invested so much in Bangladesh in terms of effort and blood and sacrifice we have made. We wish them well. We have been supporting them. So whichever party is elected by the people, we accept them. We will do business with them. But we have to be very cautious. Look at last 2 years, what has happened. We have seen the greater interaction between Bangladesh and Pakistan. There are now direct flight. They are talking of buying some kind of jet fighter from Pakistan. Pakistan has been increasing the interaction with them. From Chittagong, Karachi ports have been linked. China, for example, they are making some kind of airbase in Rangpur. Rangpur very close to a chicken neck corridor. This is very crucial for us. Then they are making, I think, one of the airport also they are building. So we have to be very cautious. They are making factory for making drones. We have to see all these outsiders coming into existence there. We wish them well, and I am sure they will realize that India is the first responder if there is a crisis there. India has done so much in the past, will again be very happy to do, but they have to keep in mind India's security concern, they have to keep in mind India's economic concern, they have to keep in mind the welfare of people in Indian origin. Large number of Indians, 30 million people are there. Now you can't just simply get them attacked every day. So we wish them well, but at the same time we have to be cautiously optimistic that things will be turning into a phase where we can have very productive, mutually beneficial relations between India and Bangladesh. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।